गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वीराज रासो का काव्य सौंदर्य। इससे पहले हम रासो शब्द की व्युत्पत्ति, रासो काव्य परंपरा, आदिकाल की परिस्थितियाँ, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य के बारे में, यानी पृथ्वीराज रासो की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की एक प्रमुख काव्य रचना है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव भी प्राप्त है और इसके रचयिता हैं चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के सखा और उनके दरबारी कवि भी थे। तो इन सब के बारे में हम पहले, इनके जो बाकी प्रश्न थे वो हम सारे पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो प्रश्न है वो है पृथ्वीराज रासो का काव्य सौंदर्य। पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है या महाकाव्य है जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन की विभिन्न घटनाओं का सुंदर, सजीव और भव्य चित्रण किया है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि रचनाकार षट भाषाओं का ज्ञाता और नवरसों का पारखी था। इस कृति के काव्य सौंदर्य को निम्नलिखित वर्गों में बांटकर उनका समुचित अध्ययन किया जा सकता है। पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य में पहला आता है इसका वर्ण्य विषय। वर्ण्य विषय यानी इस काव्य रचना के अंदर किसका वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, इसका विषय क्या है। तो जैसा कि आप सबको पहले बताया जा चुका है, पृथ्वीराज रासो के अंदर अजमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल के बारे में बताया गया है। उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन ही इसका वर्ण्य विषय है। पृथ्वीराज रासो एक बृहत ग्रंथ है। इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता दिल्ली नरेश, यानी पृथ्वीराज रासो में कवि ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का नरेश बताया है। दिल्ली और अजमेर दोनों जगह का शासक बताया है। तो आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन की घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का जन्म, उसकी युद्ध निपुणता, संयोगिता संयमवर, कैमास वध, शहाबुद्दीन गोरी युद्ध इत्यादि घटनाओं का सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। परंतु इसमें कवि ने अतिशयोक्ति से भी काम लिया है। अतिशयोक्ति यानी घटनाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। उदाहरण के लिए कवि पृथ्वीराज चौहान के जन्म लेते ही कन्नौज में खटका होने और गजनी शहर के भग्न होने का संकेत देता है। यानी इसके अंदर कवि ने इतनी अतिशयोक्ति से काम लिया है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है, उनका जन्म होते ही कन्नौज में खटका हो जाता है और गजनी शहर है वो भग्न हो जाता है। तो इसका जो वर्ण्य विषय है वो पृथ्वीराज चौहान का जीवन काल है। उनका जीवन काल और उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन इस काव्य रचना में किया गया है। उसके पश्चात इसके काव्य सौंदर्य में इसका अगला बिंदु आता है रस योजना। रस योजना यानी कवि ने इस काव्य रचना के अंदर किन किन रसों की योजना की है, किन किन रसों का अधिक वर्णन है, किन रसों का कम वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो मूलतः एक प्रबंधात्मक महाकाव्य रचना है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार किसी भी प्रबंध काव्य में श्रृंगार या वीर रस का प्राधान्य होना आवश्यक है। यानी कम या अधिक नव रसों का प्रयोग होना चाहिए और श्रृंगार और वीर रस में से उसमें एक अंगी रस होना चाहिए। ऐसी मान्यता है हमारे भारतीय काव्य शास्त्र की। पृथ्वीराज रासो में कवि ने वीर व श्रृंगार रस दोनों का ही सुंदर समन्वय किया है। नायक पृथ्वीराज युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। युद्ध क्षेत्र में बिजली की गति से शत्रु पर वार करता है। ऐसे स्थलों पर कवि ने वीर रस का परिपाक किया है। इसी प्रकार रचनाकार ने इसमें श्रृंगार रस का भी सुंदर निर्वहन किया है। इस कृति में संयोगिता, पद्मावती आदि के रूप सौंदर्य का भावपूर्ण शैली में कवि ने वर्णन किया है।
पृथ्वीराज द्वारा अपनी रानियों के साथ प्रेम क्रीड़ा आदि का सुंदर चित्रण हुआ है। यहाँ पर कवि ने श्रृंगार वर्णन के संयोग पक्ष के अनेक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किए हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार श्रृंगार वर्णन के दो पक्ष माने गए हैं, संयोग पक्ष और वियोग या विप्रलंब पक्ष। पृथ्वीराज रासों में कवि ने संयोग पक्ष का जितना सुंदर, सजीव और हृदयग्राही चित्रण किया है, वियोग श्रृंगार का उतना ही मार्मिक चित्रण किया है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासों में कवि ने रसों की सुंदर योजना की है, लेकिन उन्होंने इसमें श्रृंगार और वीर रस का अंगी रस के रूप में चित्रण किया है। वीर रस की फड़कती हुई रचना पृथ्वीराज रासों कही जा सकती है। उसके पश्चात पृथ्वीराज रासों के काव्य सौंदर्य में अगला बिंदु आता है प्रकृति चित्रण का। पृथ्वीराज रासों में कवि ने प्रकृति चित्रण भी किया है। उन्होंने इसमें मूल रूप से प्रकृति के आलंबन रूप, उद्दीपन रूप और मानवीकरण रूप का अधिक चित्रण किया है। आलंबन रूप प्रकृति का वह रूप होता है जिसमें हम प्रकृति को ही आधार बनाकर उसका वर्णन करते हैं, यानी प्रकृति ही की ही किसी वस्तु को हम चित्रात्मक भाषा में उसका वर्णन प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ आलंबन रूप होता है। उद्दीपन रूप जहाँ प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करती हुई प्रतीत होती है। उद्दीप्त यानी बढ़ाना, मानवीय भावनाओं को बढ़ाती है। जैसे कि प्रकृति सुख की भावना होती है उसको अधिक बढ़ा देती है, दुख की भावना होती है उसको अधिक बढ़ा देती है। प्रकृति जो व्यवहार करती है, प्रकृति का जो चित्रण किया जाता है, वो प्रकृति हमें सुख के अंदर सुखदायी प्रतीत होती है, और वही प्रकृति के वही दृश्य जो सुख के अंदर सुखदायी लगते हैं, वही दृश्य हमें हमारे वियोग के क्षणों में या दुख के क्षणों में दुखदायी प्रतीत होने लगते हैं। तो वो प्रकृति का उद्दीपन रूप होता है। और मानवीकरण रूप जहाँ पर प्रकृति के ऊपर मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता है, यानी प्रकृति की वस्तुएं एक मनुष्य की भांति मानवीय क्रियाओं की भांति क्रियाएं करती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण रूप होता है। तो यहाँ पर कवि ने आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण रूप का अधिक चित्रण किया है। परंतु जब भी कवि ने प्रकृति का आलंबन रूप व परिगणन रूप में चित्रण किया है, वहाँ पर प्रकृति दृश्य सजीव से हो उठे हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूप में कवि ने कल्पना की अतिशयता का परिचय दिया है। उसके पश्चात पृथ्वीराज रासों के काव्य सौंदर्य में अगला बिंदु आता है कल्पना शक्ति का प्रयोग। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि सभी रासों ग्रंथों में कवियों ने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है, और कल्पना शक्ति का भी अतिशय कल्पना का प्रयोग किया है, जिससे इन ग्रंथों की प्रामाणिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने इतनी कल्पना का प्रयोग किया है कि ऐतिहासिक घटनाओं से भी उसमें छेड़छाड़ की गई है। यद्यपि पृथ्वीराज रासों दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित घटनाओं पर आधारित है, परंतु इससे यह इतिहास नहीं बन जाता, क्योंकि कवि ने इसमें अपनी कल्पना के रंग भी भर दिए हैं। कल्पना के प्रयोग से यह रचना अधिक मनोरम बन गई है। कवि ने अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इसमें भव्य नगरों, भवनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए कवि अपना कल्पना शक्ति से पनघट पर पानी भरने वाली पनिहारिनों के कार्य व्यापार का चित्रण करते हुए लिखता है, दृग चंचल चंचल तरुणी चितवत चित हरंती कंचन कलश झकोरी के सुंदरी नीर भरंती। यहाँ पर कवि ने पानी भरने वाली पनिहारिनों का सुंदर चित्रात्मक भाषा में चित्रण किया है, यानी यहाँ पर जब कवि पनिहारिनों का वर्णन करता है तो उनका सजीव साकार चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। उसके पश्चात है इसकी भाषा। पृथ्वीराज रासों में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। जहाँ कहीं भी कवि ने नायक की वीरता, उसके पराक्रम, युद्ध क्षेत्र में सेनाओं की लड़ाई आदि का वर्णन किया है, या युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के घमासान युद्ध आदि का वर्णन किया है,
वहाँ पर डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अर्थात इस कृति में वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए डिंगल भाषा को साधन बनाया गया है। पिंगल भाषा का प्रयोग श्रृंगार वर्णन में किया गया है, यानी जहाँ पर कवि ने वीर रस की अभिव्यक्ति की वहाँ डिंगल भाषा, और जहाँ पर श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की है वहाँ पर पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। नखशिख वर्णन, पद्मावती सौंदर्य वर्णन आदि में ब्रज भाषा व राजस्थानी की बोलियों का मिश्रित रूप पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें कवि ने तत्कालीन युग में प्रचलित देश भाषा को भी अपनाया है। वीर रस के चित्रण में कहीं कहीं प्राकृत व अपभ्रंश के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से भी आलोचक कृति की भाषा सजीव सी हो उठी है। इस रचना में मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली को ही अपनाया गया है, यानी इसकी भाषा है वह डिंगल और पिंगल है, और मूल रूप से हम इसको देश भाषा भी कह सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली का कवि ने प्रयोग किया है, यानी वर्णन शैली को अपनाया है। उसके पश्चात इसका अगला बिंदु आता है अलंकार एवं छंद योजना, यानी महाकवि ने इस महाकाव्य के अंदर कौन से अलंकार और छंदों का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद बरदाई ने अलंकारों का प्रयोग करके भी उसके काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की है। उन्होंने अपनी कृति में शब्दालंकारों व अर्थालंकारों दोनों का समुचित प्रयोग किया है। इसमें प्रयुक्त शब्दालंकारों में अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार इसमें प्रयुक्त अर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, दीपक, विभावना, दृष्टांत आदि अलंकारों का नाम लिया जा सकता है। यानी इसके अंदर, इस काव्य कृति के अंदर कवि ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का बराबर रूप से प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए यमक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग देखिए। यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहता है अंग सुलक्षण हेम तन, नग धरी सुधरी शीस, गोरी ग्राही गोरी गयो, बिना जद बुज्जी रीस। यहाँ पर गोरी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार अर्थ अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। पृथ्वीराज रासों में लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, जिनमें अरिल, चौपाई, रासो, रोला, दूर्मिल, त्रिभंगी, कवित, छप्य, त्रोटक, नाराज आदि छंद प्रमुख है। परंतु इसमें सर्वाधिक प्रयोग छप्य छंद का हुआ है और इसीलिए चंद बरदाई को छप्य का राजा भी कहा जाता है। यानी क्योंकि पृथ्वीराज रासों में चंद बरदाई ने छप्य छंद का प्रयोग सर्वाधिक किया, तो इसलिए चंद बरदाई को छप्य का राजा की उपाधि भी हमारे हिंदी साहित्य के विद्वानों द्वारा दी गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासों में विभिन्न प्रकार के छंदों और अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त विवेचन के उपरांत संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक महाप्रबंधक महाकाव्य रचना है, जिसमें घटनाओं का अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने नायक पृथ्वीराज को वीर योद्धा व श्रृंगार प्रेमी दर्शाकर वीर रस व श्रृंगार रस का सुंदर निर्वहन किया है। इसकी भाषा ओज व माधुर्य गुणों से युक्त है। यानी जहाँ पर कवि ने वीर रस का चित्रण किया है वहाँ इसकी भाषा ओज गुण से संपन्न है, और जहाँ पर कवि ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है वहाँ पर पृथ्वीराज रासों की भाषा माधुर्य गुण से संपन्न है। इसकी भाषा अनेक अलंकारों, मुहावरों आदि से सुसज्जित है और इसमें विभिन्न छंदों के प्रयोग से भी काव्य रचना में एक नवीनता आ गई है। तो ये है पृथ्वीराज रासों की काव्य सौंदर्य के विभिन्न बिंदु, जिसके अंदर पहला है वर्ण्य विषय, दूसरा है रस योजना, तीसरा है प्रकृति चित्रण, चौथा है कल्पना शक्ति का प्रयोग, पांचवा है भाषा और छठा है अलंकार एवं छंद योजना। इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत हम पृथ्वीराज रासों के संपूर्ण काव्य सौंदर्य को समाहित कर सकते हैं। तो ये हमारी जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासों का
काव्य सौंदर्य। अब हमारी अगली जो है वीडियो, उसके अंदर हम कैमास वध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर कैमास वध की व्याख्या करनी है। तो कैमास वध की ऐतिहासिकता आदि के बारे में हम हमारी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।